हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि आज ये क्लास 6 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जिसका जो है आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे कि अगर स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये जो चैप्टर है इसमें आपको इमारतों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में जो किताबें रही हैं, ग्रंथ वगैरह बहुत सारे, मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, अंग्रेजी में रामायण की रचना की गई, या फिर उर्दू में रामायण की रचना की गई, या हिंदी में रामायण की रचना की गई, या फिर संस्कृत में। तो इसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी को कोई इशू हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि संस्कृत में जो रामायण लिखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ज्यादातर लोग तो जो रामचरितमानस का पाठ होता है उसी को कहते हैं कि हमारे यहाँ रामायण हो रहा है, जबकि वो रामायण नहीं है। वो रामायण का एक तरह से मतलब कि संकलन करके रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, जो कि अवधी भाषा में है। जबकि जो मूल रामायण है हमारा वो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि स्तूप का क्या अर्थ है। हमारे पास ऑप्शंस हैं टीला, गोल, या फिर लंबा, या फिर लघु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि टीला। तो स्तूप का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है टीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जो शिल्पाधिकारम है उनकी रचना किनके द्वारा की गई है। आपको बताना है कि ये जो रचना है ये कुल मिलाकर के ये एक तमिल ग्रंथ है, और आप बताइए कि वो कौन से मतलब इसके कवि या लेखक हैं जिनके द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शंस क्या क्या है, वाल्मीकि जी, या फिर सतनार, इनका जो मतलब पूरा नाम है वो है शीतले सतनार, और तीसरा आप देखें इलांगो, इनका भी पूरा नाम है इलांगो आदिगल, और ये दोनों लोग ही तमिल जो है लेखक हैं। और आर्यभट्ट, तो हमें समझ आ रहा है कि वाल्मीकि और आर्यभट्ट को लेकर के तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो मतलब कि हमारे यहाँ संस्कृत में मतलब जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, और आर्यभट्ट जो है वो एक गणितज्ञ थे। तो इन दोनों का तो हो नहीं सकता। हमने बताया कि सतनार और इलांगो आदिगल ये जो है ये तमिल लेखक हैं, तो इन्हीं में कंफ्यूजन हो सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी इलांगो आदिगल, इनके द्वारा लिखा गया है शिल्पाधिकारम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका जो पूछ रहे हैं आपसे, माना जाता है कि व्यास द्वारा संकलित किए गए थे कौन कौन से ग्रंथ हैं। और हाँ, इसमें आप देखिए कि जो हमने बताया कि इलांगो आदिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम लिखा गया है, इसके अलावा जो शीतले सतनार हैं उनकी कौन सी रचना है वो हमें आगे क्वेश्चन में मतलब मिलेगा, इसी वजह से यहाँ आपको नहीं बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है इसमें। तो आपको बताना है कि जो हमारा मतलब वेद व्यास जी थे इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ का संकलन किया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, पुराण और मेघदूत, तो बिल्कुल गलत बात है। पुराण तो ठीक है, लेकिन आप देखें कि जो मेघदूत है ये किसकी रचना है, तो मेघदूतम नाम है, और ये मेरे ख्याल से कालिदास जी की रचना है। ठीक है, तो कालिदास की रचना है मेघदूतम। दूसरा कह रहे हैं कि रामायण, और ये क्या बकवास है। यहाँ देखिए पुराण और रामायण, तो हमने देखा कि रामायण अभी ऊपर ही देख के आ रहे हैं कि जो हमारे वेद व्यास जी रहे हैं, वेद व्यास नहीं जी, वाल्मीकि जी, रामायण जो है वो किनकी रचना है, तो वाल्मीकि जी की रचना है रामायण। ठीक है, तो जो महाभारत है ना वो रचना है वेद व्यास जी की। ठीक है, वेद व्यास जी की रचना है महाभारत और पुराण। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। आप देखिए कि वेद व्यास जी के द्वारा तो पुराण और महाभारत का संकलन किया गया। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर तो ये हो गया। मेघदूतम जो है वो किनकी रचना है, तो जो कालिदास हैं उनकी रचना है, और कालिदास के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था। रामायण अभी हमने ऊपर देखा कि वाल्मीकि जी की रचना है, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में रामायण की रचना की गई थी।
तो और पुराण और महाभारत हमने देख लिया कि वेद व्यास जी के द्वारा संकलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन एक बार एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौशल की राजधानी कौन सी थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हस्तिनापुर, अयोध्या, कमल या फिर दिल्ली। तो कमल तो ऐसे भी नहीं होगा, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अयोध्या। ठीक है, तो ये एक बार एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौशल की राजधानी। ठीक है, और एक बार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए अब थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन हमने कई सारे देख लिया, अब हम थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे अजंता की जो गुफा है उसमें जो चित्रकारी की गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको यही बताना है। और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, और देखिए क्या पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का भारतीय कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सबसे गलत बात तो यही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब कि भारत देश में कोई कला मतलब कोई कला हो रही है और उसका कोई प्रभाव पड़े ही ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, तो ये तो पहला ही गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी ने भारतीय कला में धार्मिक विषयों को बढ़ावा दिया। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी ने भारतीय कला में ज्यामितीय आकृतियों को लोकप्रिय बनाया। और चौथा कह रहे हैं कि अजंता की गुफाओं की चित्रकारी ने भारतीय कला में पशुओं को चित्रित करने की परंपरा को शुरू किया। तो पशुओं को चित्रित करने की परंपरा अभी की नहीं, जो मतलब मध्य पाषाण काल में या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जो उस टाइम पे भी चित्रकारी मिली है ना, उसी टाइम पे ये सब आप देखेंगे कि पशुओं की चित्रकारी हो रही थी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हो क्या जाएगा कि भारतीय कला में धार्मिक विषयों को बढ़ावा दिया, यही ठीक है। ठीक है, ऑप्शन जो बी वाला है ना, वो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है उसने भारतीय कला में धार्मिक जो विषय है उसको बढ़ावा दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, प्राचीन भारत में पुस्तकों को लिखने और संरक्षित करने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं केवल कागज का, फिर कह रहे हैं केवल ताड़ के पत्रों का, और कह रहे हैं केवल चर्मपत्र का, या फिर ऑप्शन डी है कि भोजपत्र, ताड़ के पत्र तथा चर्मपत्र, इन सभी का। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब ये सारी चीजें एक साथ दे दी गई हैं तो ऑप्शन इसका यही सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही है कि भोजपत्र का भी उपयोग किया जाता था, ताड़ के पत्रों का भी यूज किया जाता था, और चर्म पत्र का भी, यानी कि जानवरों की खाल पे भी लिखा आपको मिल जाएगा, जैसे वूट वगैरह की खाल पे भी उस टाइम पे चीजों को लिखा जाता था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, और हाँ ये देखिए जो यहाँ बता रहे हैं केवल कागज का, तो कागज का उपयोग आज होने लगा ना, बहुत सालों के बाद चाइना में सर्वप्रथम आप देखेंगे कि कागज की खोज की गई या कागज की शुरुआत की गई, उसके बारे में लास्ट में हमने आपको बताया है। तो पूरा वीडियो इसीलिए ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। और ये आज क्लास 6 का लास्ट चैप्टर भी है, इसी के साथ क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा, अगर स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा होगा तो कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। जो भी चैप्टर में मेन पॉइंट्स रहे सब के क्वेश्चंस बनाए हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं उनको मैंने बुलेट फॉर्म में या फिर वैसे डायरेक्ट जो है स्क्रीनशॉट लगा के बता दिया ताकि कुछ भी ना छूटे। अन्य लोग जो कराते हैं वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप का करा देते हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी नज़र में होता है, जरूरी नहीं कि आयोग की नज़र में भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में पुस्तकें लिखने और संरक्षित करने के लिए जो प्रयुक्त सामग्रियां हैं उनके बारे में यहाँ देखिए बताया गया है। प्राचीन भारत में पुस्तकें लिखने और संरक्षित करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया करते थे। हमारे पूर्वज करते थे, हम लोग कौन सा उस टाइम पे थे। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख सामग्रियों में बताया गया है ताड़पत्र। तो जो ताड़पत्र है उसमें देखिए कि ताड़ जो है उसके पेड़ की पत्तियों को सुखा करके फिर उसको चिकना किया जाता था और उन पर लेखन किया जाता था। ये पत्तियां जो है वो हल्की होती थी, साथ में टिकाऊ होती थी और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता था। यही कारण है कि इसमें लिखावट की जाती थी। फिर देखिए भोजपत्र, और ये जो भोजपत्र है उसको कैसे यूज करते थे, तो भोजपत्र वृक्ष की जो छाल है उससे बनाया जाता था। इससे पहले धूप में सुखाते थे, फिर उसको चिकना किया जाता था और फिर उस पे लिखाई की जाती थी। जो भोजपत्र है वो ताड़पत्र की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता था, यानी कि ताड़पत्र जो है ना वो भोजपत्र की तुलना में कम टिकाऊ होता था। तो याद रखिएगा कि जो भोजपत्र है वो ज्यादा टिकाऊ होता था।
आगे देखिए, ये तो हमने देखा, इसके अलावा भी हम लोग शिला और धातुओं पर भी लिख दिया करते थे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, अशोक के जो स्तंभ लेख वगैरह मिले हैं और उनके द्वारा कई सारे अभिलेख लिखवाए गए हैं, शिलालेख मिले हैं, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण लेखों को पत्थरों या धातु की प्लेटों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था और ये लेख अभी तक सुरक्षित रहते हैं। अभी भी सुरक्षित आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ज्यादा टाइम तक ये वैसे के वैसे सुरक्षित रह जाते हैं और इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, लकड़ी का भी उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ मामलों में लकड़ी की जो पट्टियां होती हैं उन पर भी लेखन किया जाता था और इन सामग्रियों को उपयोग करने के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, हमारे पूर्वज इसको यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण उन लोगों ने अपना खोजा रहा होगा। तो देख लीजिए क्या कारण है। सबसे पहले तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी और दूसरा ये काफी टाइम तक फिर रह जाती थी, यानी कि टिकाऊ थी, हल्की भी होती थी। जैसे हमने आपको बता ही दिया कि ताड़पत्र और भोजपत्र ये दोनों हल्के हुआ करते थे और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले भी जाया जा सकता था। लचीलापन भी उनके अंदर होता था। जैसे जो ताड़पत्र है, आप इसको आसानी से मोड़ करके कहीं भी ले जा सकते थे, यानी कि जैसे बड़ा सा ताड़पत्र है उसमें आपने लिख दिया और उसको फिर रोल करके लेके चले गए। जैसे आज भी आप देखिए जो कागज है, इवन जो चार्ट पेपर होता है, देखिए लंबा सा रहता है लेकिन आप उसको मोड़ करके रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं, एक डंडे के फॉर्म में बना करके। तो ये सारी क्वालिटीज उस टाइम पे जो यूज की जा रही थी, ये सब उनमें था। यही कारण है कि ये लोग इसको लिखाने के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर 8 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट के खगोल विज्ञान में योगदान का उल्लेख करते हुए कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, आपसे सही पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है। पहले में कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था और उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को भी समझा था। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्यभट्ट ने सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ बताया था। तीसरा कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने चंद्रमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जबकि चौथा कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने केवल ग्रहों की गति का अध्ययन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया था और उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को भी समझा था। ये वाला तो एकदम सही है। अब हम देख लेते हैं कि जो अदर है वो गलत क्यों है। जैसे दूसरा वाला देखिए क्यों गलत है। तो दूसरे वाले में कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ बताया था। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो आर्यभट्ट जी थे उन्होंने पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमते हुए बताया था। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ये अगर सूर्य है तो इनके चारों ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है। ये किन्होंने बताया, ये बताया गया है आर्यभट्ट के द्वारा और इसमें उल्टा लिखा हुआ, इस वजह से ये रॉन्ग है। फिर कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने चंद्रमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि आर्यभट्ट जी के द्वारा चंद्रमा का भी अध्ययन किया गया और उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। स्पेशली इनके द्वारा चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है हमें। तो जो चंद्र ग्रहण है इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अगला देखिए क्यों गलत है। कह रहे हैं कि आर्यभट्ट ने केवल ग्रहों की गति का अध्ययन किया। तो ये भी गलत है। आर्यभट्ट ने अन्य जो है खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन किया, केवल ग्रहों की गति का अध्ययन नहीं किया है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल पहला वाला जो विकल्प है वो सही है और क्यों गलत है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भगृह क्या होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। कह रहे हैं कि मंदिरों में वो स्थान जहां लोग एकत्रित हो सके, और दूसरा कह रहे हैं टीला, तीसरा कह रहे हैं स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ, और लास्ट में देखिए कह रहे हैं कि वो स्थान जहां देवी देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो जो डी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा कि जो गर्भगृह है वो उसी स्थान को कहते हैं जहां पे जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसको कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टीला क्या होता है, अभी हमने बताया था कि जो स्तूप होता है ना उसका अर्थ होता है टीला। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि अखंड मंदिर कहाँ पाए जाते हैं। अखंड मंदिर ऐसे मंदिर जैसे कि कोई एक ही पत्थर को तराश करके जो मंदिर बनाया जाता है, जैसे ये एक पत्थर है और इसी को तराश करके खूब बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है, उसको एग्जैक्टली एकात्मक मंदिर कहते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सारनाथ, मथुरा, महाबलीपुरम या ऐहोल।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि जो महाबलीपुरम का मंदिर है वो एकाश्मक मंदिर है। तो ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए एकाश्मक मंदिर जो महाबलीपुरम का मंदिर है, ये आपको हमने चित्र भी लगा दिया है ताकि आप इसको इत्मीनान से देख लें। ठीक है, चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। और ये सब एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है हमने, बस मतलब कि इसको टाइप कर दिया है। कह रहे हैं कि महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर के बारे में जानिए कि इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को काटकर उनको तराश करके बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्मक मंदिर यानी कि मोनोलिथ कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न हुआ करते थे और ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों को एक के एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जबकि जो चट्टानें हैं उन्हें तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले जो है वो ऊपर से नीचे के क्रम में लाते हैं। यानी कि जो पत्थर को काट करके एकाश्मक मंदिर बनाते हैं उन्हें ऊपर से काटना शुरू करते हैं और अंत में नीचे आ जाते हैं। जबकि जो ईंट से कोई भी मंदिर बनाया जाए, मकान बनाया जाए, तो आप देखिए कि पहले एक ईंट रखेंगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पत्थरों को तराश करके जो मंदिर बनाए गए हैं उन्हें ऊपर से जो है नीचे, यानी कि सबसे पहले ऊपरी हिस्सा बना है फिर नीचे आए हैं। जबकि जो ईंट वगैरह से बनते हैं पहले उसमें निचला हिस्सा बनता है फिर ऊपर। यह जाहिर सी बात है, हवा में तो जो है लटकेगा नहीं ना ईंट, इस वजह से। और जबकि जो पत्थर से काटे जा रहे हैं तो पत्थर तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, आप उसको वहीं से स्टार्ट कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ आपसे लौह स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें सही नहीं है पूछा जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। दूसरा है इसे जंग लगने के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। तीसरा है कि इसे 5वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे पुराना लौह स्तंभ है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि इसे गुप्तोत्तर काल के दौरान बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अब देखिए, हमसे इसमें रॉन्ग पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि डी जो है वो रॉन्ग है, बाकी सारी की सारे जो अन्य पॉइंट्स हैं वो एकदम सही हैं। ये देखिए, हमने उसका चित्र लगा दिया है लौह स्तंभ का। ये लोहे का खड़ा हुआ एक स्तंभ है, ये जो है ये देख लीजिए। और कहाँ है तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में दिल्ली, इसको ना महरौली का लौह स्तंभ भी बोला जाता है। दिल्ली में है, कहाँ पे? तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। ठीक है, तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है लौह स्तंभ, इसे महरौली का लौह स्तंभ भी कहा जाता है। और यहाँ देखिए कि ये जो लौह स्तंभ है ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ देख लीजिए, जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 7.2 मीटर, और इसका जो वजन है वो 3 टन का है। तो ऐसे कोई हल्का फुल्का नहीं है, काफी वजनी है, 3 टन इसका वजन है। यहाँ देखिए, बता रहे हैं कि इसका जो निर्माण है वो लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ था, यानी कि 5वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 5वीं सदी में हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मिलती है, जिसमें ईसवे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है जो संभवतः गुप्त वंश से संबंधित है। और आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये गुप्त वंश में बना या गुप्तोत्तर वंश में। आप देखेंगे कि कुछ जो शासक हैं वो ये भी मानते हैं कि ये 4वीं सदी में बना है, मतलब शासक नहीं मानते, जो इतिहास वेत्ता हैं उन लोगों का मानना है कि ये, कुछ लोग कहते हैं ये 4वीं सदी में बना, कुछ लोग कहते हैं 5वीं सदी में बना, इवन कुछ लोग ये तक कह देते हैं कि ये 9वीं सदी में बना है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वही उतना है जो एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ही जो है सबसे अच्छी किताब है। सबसे, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन फंसता है और आप सोचते हैं कि उस पर हम चल के जो है कहेंगे कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, चैलेंज करेंगे, तो फिर आप एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफर करेंगे। तो इस वजह से जो एनसीईआरटी में दिया है हम लोग वही मानेंगे। और ये भी जो है माना जाता है कि मतलब कि मौर्य वंश के शासकों ने बनवाया, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया। तो इन सब विवादों से बचने के लिए आप बस याद रखिएगा कि यहाँ जो दिया गया है, यानी कि संभवतः ये माना जाता है कि गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया है, तो हम लोग इसी को मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अजंता की गुफाओं के बारे में। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता की गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, हमसे सही है पूछा जा रहा है।
पहला क्या है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो सही बात है, महाराष्ट्र में ही है। दूसरा कह रहे हैं इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था। हाँ, बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा भी बनवाया गया था। कह रहे हैं इनकी दीवारों पे बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है, तो ये बात भी सही है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट आपको एकदम सही इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको बता दिया गया है ये अजंता की चित्रकारी। यहाँ देखिए ये जो चित्र आपको मिले हुए हैं ये अजंता का है और कितना सुंदर है, आप इसको देखिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि आप जाके मानचित्र में अजंता को ढूंढिएगा, तो मानचित्र में जाके ढूंढ लीजिएगा, कुछ तो आपको खुद भी करना चाहिए। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि ये जो अजंता है ना, यह वही जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से जो ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ठीक है, तो ज्यादातर जो मतलब की गुफाएं थी वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार थे। याद रखिएगा कि विहार क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षु जहाँ पे निवास करते हैं उनका जो निवास स्थान होता है उसे विहार कहा जाता है। आगे फिर देखिए इनमें से कुछ चित्रों को, कुछ को जो है वो चित्रों के द्वारा सजाया गया था और यहाँ इनके अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से जो अधिकांश चित्र हैं वो मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। तो मशाल क्या होता है, वही आग जो है, कपड़ा लपेट करके आग उसमें जला दिया जाता था, तो वो मशाल कहलाती थी। इन चित्रों के जो रंग हैं मतलब ये आज से 1500 साल पहले बनाए गए थे, उसके बावजूद भी आप देखिए कि अभी भी चमकदार हैं। यहाँ घर पेंट कराओ आप, 10-20 साल में ही पता चला पेंट उसका हट गया, दोबारा से पेंट कराओ। तो इवन मैंने तो देखा है आस पड़ोस में कुछ लोगों का घर पेंट है, तो कुछ लोगों का क्या, सबका पेंट है, बस मेरा ही नहीं है। तो उसमें आप देखिए कि हर 2-3 साल में ही उनको पेंट कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो और ये जो चित्रकारी की गई है इनके कलर देखिए, आज से 1500 साल पहले जो चित्रकारी की गई थी वो भी वैसे के वैसे चमकदार बने हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कि पुस्तकों को इतिहास के स्रोत के रूप में क्यों माना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, वे हमें अतीत के लोगों के विचार और विश्वास के बारे में बताती हैं। तो सही बात है, हमें अतीत के लोगों के जो विचार और विश्वास थे वो कैसे थे, किसके प्रति थे, ये सारी जानकारी हमें इतिहास की पुस्तकों से मिल जाती है। दूसरा कह रहे हैं वे हमें अतीत की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देती हैं, तो हाँ देती ही हैं। फिर कह रहे हैं वे हमें अतीत की संस्कृति और समाज के बारे में जानकारी देती हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो है डी वाला वो ठीक है, यानी कि सब के सब स्टेटमेंट सही हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको ना खोजने पर भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, स्पेशली जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करवाते नहीं, सब वही 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस करवाते हैं। तुरंत पढ़ो, तुरंत जो है मतलब क्वेश्चन पढ़ो, तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देखो और उसी को घंटे भर एक्सप्लेन करते रहो। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। और ऐसी वीडियो मतलब ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो मतलब 10 मिनट की वीडियो जो है बननी चाहिए और उसको 1 घंटे में करवाया जाता है, और बच्चे बहुत चाव से उसको देखते भी हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों इतना टाइम उधर लॉस करते हैं। अगर उधर टाइम बचा करके खुद से एक बार स्टडी कर लेना तो ज़्यादा अच्छी से प्रिपरेशन हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इमारतें हमें अतीत के बारे में क्या बताती हैं, हमको ये जानना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है, इमारतें हमें अतीत की तकनीक, कला और शिल्प के बारे में बताती हैं। दूसरा कह रहे हैं इमारतें हमें अतीत के लोगों के जीवन स्तर और सामाजिक संगठन के बारे में बताती हैं। तीसरा कह रहे हैं इमारतें हमें अतीत के लोगों के धर्म और विश्वासों के बारे में बताती हैं। चौथा कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है भैया वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जो इमारतें हैं वो हमें अतीत के बारे में ये सारी जानकारी देती हैं कि उस टाइम की तकनीक कैसी थी, कला और शिल्प का विकास क्या था, किस स्तर पे था, ये हमें इमारतों में जो भी संरचनाएं की गई हैं उनसे पता चल जाता है। साथ में उस टाइम के लोगों के जीवन स्तर, सामाजिक संगठन आदि कैसे थे वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, और साथ में अतीत के लोगों का धर्म और विश्वास जो है वो कैसा था, किस के प्रति था, ये भी पता चलता है। जैसे आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसको कहा जाता है कि मातृसत्तात्मक थी। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें नारियों से संबंधित या ये कहें कि मातृ से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जो चित्र हैं वो मिले हुए हैं, चित्र मिले हैं, या फिर जो मतलब
जैसे एक चित्र आपको मिला है कि गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि उस टाइम का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो हमें इसी वजह से पता चल रहा है ना, यही कारण है कि हम लोग जो इमारतें वगैरह हैं, जो हमें मतलब कि मंदिर मस्जिद जिस टाइप की भी चीजें मिलती हैं, जो भी चित्रकारी मिलती है, वो सब हम ये मान लेते हैं कि उस टाइम पे इसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा रहा होगा, इस वजह से ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका जो उपरोक्त सभी है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला को इतिहास के स्रोत में क्यों माना जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? चित्रकला हमें अतीत के लोगों की जीवन शैली और कपड़े तथा आभूषण के बारे में बताती है। सही बात है, बताती ही है। जैसे चित्रकारी की गई रहती है, अगर बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहना करके लोगों को दिखाया गया है तो मान लिया जाता है कि उस टाइम पे लोग ज्वेलरी ज्यादा पहना करते थे। फिर आप देखिए, कह रहे हैं कि चित्रकला हमें अतीत के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताती है। तो हाँ ठीक है, बताती ही है। इस चित्रकलाओं में आप देखें कि जो राजा वगैरह रहते हैं वो अपनी चित्रकारी करवाते हैं। जो हमें समुद्रगुप्त हम लोग मानते हैं ना कि जो समुद्रगुप्त हैं वो बीड़ा बजाया करते थे। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जो सिक्के हैं ना उस पे चित्रकारी की गई है, उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तीसरा कह रहे हैं कि चित्रकला हमें अतीत के लोगों के धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के बारे में बताती है। तो हाँ, बताती ही है। अभी हमने बताया कि जैसे हड़प्पा सभ्यता से हमें मतलब एक नारी या एक माता के गर्भ से निकलता वो पौधा दिखाया गया है। तो हम लोग ये मान रहे हैं ना कि उस टाइम पे लोग जो है उनको जो धार्मिक रुझान था वो किधर था, तो मातृ की तरफ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चित्रकला से देखने को मिल जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। और हम लोग कहते हैं ना कि जो मतलब पाषाण काल में लोग थे वो लोग क्या काम किया करते थे, पत्थरों से जो है चीजों को मारते थे, मार करके वैसे ही उनको कच्चा खाते थे, भून के खाते थे, जैसे भी खाते थे। वो सब हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है? क्योंकि वहां पे ना, जहाँ पे जिन गुफाओं में वो लोग रह रहे थे, पत्थर की गुफाओं में, वहां पे उनके द्वारा चित्रकारी की गई है। आप देखेंगे कि एक चित्र मिला है जिसमें कई सारे लोग एक जानवर को जो है मतलब मारते हुए दिखा रहे हैं, मारते हुए दिखाया गया। तो ये सारी चीजें जो हमें मिलती हैं खुदाई से, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उस टाइम का जो समाज था वो इसी तरह का रहा होगा। यानी कि वो लोग पशुओं की हत्या करते थे और फिर उनको आ करके गुफा में ला करके अपना कच्चा खाते थे। आग की खोज तो बहुत बाद में हुई है, तो पहले तो स्टार्टिंग में कच्चा ही खाते थे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो यही कारण है कि हम लोग जो चित्रकला है इसको इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से कह रहे हैं कि 2 तमिल महाकाव्य कौन से हैं। तो अभी ऊपर हमने क्वेश्चन नहीं बताया था ना, यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? संगम और मणिमेखलई। ये दरअसल मणिमेखलई है, मणिमेखलई। ठीक है, मणिमेखलई। दूसरा कह रहे हैं शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। और तीसरा कह रहे हैं संगम और मणिमेखलई। ये खा है दरअसल, इसमें थोड़ा गलत लिखा है। चौथा देखिए कि एक भी नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला ना। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। तो जो तमिल महाकाव्य हैं वो आपको 2 ही मिलेंगे, शिल्पादिकारम और मणिमेखलई। यहाँ आप देखिए कि जो शिल्पादिकारम है इसके बारे में बताया गया है, फिर नीचे आप देखिए मणिमेखलई के बारे में बताया गया। और ये कहानी भी बड़ी अच्छी है, आप इस कहानी को चाहें तो एनसीईआरटी की बुक में ही है, लेकिन छोटी सी है। अभी हम वैसे भी थोड़ी बहुत जो कहानी हमको याद है वो बता देंगे आपको। तो यहाँ देखिए सॉरी, करीब आज से 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका नाम है शिल्पादिकारम, इसकी रचना की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो वो थे इलांगो आदिगल। ठीक है, ऊपर हमने यही वाला क्वेश्चन करवाया था। आगे देखिए, इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। यानी कि जो कोवलन है उनके नामक एक व्यापारी की इसमें कहानी दी गई है, जो कि पुहार में रहते थे। हमने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है कि पुहार और कावेरी पट्टनम वो किनकी जो है वो बंदरगाह शहर थे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो पुहार है वो किनका बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी, जो मतलब वो क्या नाम है, कोवलन जो है ये अपनी पत्नी, जिनकी पत्नी का नाम था कनगी। ठीक है, तो ये अपनी पत्नी जो है कनगी, जो कि इनकी पत्नी थी, इनको पुहार में छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? मदुरै चले जाते हैं। बताया था ना कि पांड्य राज्य की जो है राजधानी थी मदुरै। तो ये अपनी पत्नी कनगी को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? मदुरै चले जाते हैं। वहां पे पांड्य राजा के दरबारी जो जौहरी है, इन्होंने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। दरअसल
जो वहाँ के शासक रहते हैं, जो वहाँ के राजा रहते हैं मदुरई के, उनकी जो महारानी रहती हैं, उनके एक पैर की जो पायल है वो खो गई रहती है। ठीक है, और जब उनके एक पैर की पायल खो गई रहती है तो सेम जो है पायल इनकी पत्नी कनगी के पास रहती है। वो जब इनके पति जो हैं, यानी कि जो कोवलन है, जब इनकी पत्नी कुछ अच्छे स्टार्टिंग से बताते हैं। देखिए, हुआ ये था कि ये जो कोवलन है और ये कनगी, ये दोनों पति पत्नी रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो कोवलन है उनको अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था, जैसे कि आजकल एकदम नॉर्मल ही है। वो एक नर्तकी के साथ प्रेम में पड़े हुए थे। तो जब ये उस नर्तकी के साथ प्रेम में थे, होता क्या है, इनके पास जितना धन दौलत सब कुछ था वो उस नर्तकी के ऊपर लुटा देते हैं, धीरे धीरे एकदम गरीब हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जब इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसको अपनी पत्नी की याद आती है। तो सेम वही इनके साथ भी हुआ। तो जब इनके अपनी पत्नी के पास आए, जब एकदम भिखारी बन करके कुछ रह नहीं गया, तो पत्नियां होती ही हैं थोड़ा साफ हृदय की, मतलब सॉफ्ट सी, चलो ठीक है, पति है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है टाइप का। तो ये अपना जो मतलब इनके पैर में जो पायल रहती है, 2 पायल सभी महिलाएं पहनती हैं, तो उसमें से एक पायल ये इनको दे देती हैं कि जाइए इसको बेच करके पैसा वगैरह इकट्ठा कीजिए और कोई व्यापार करिए, व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग सुख चैन से रहने लगेंगे। लेकिन ये बेचारे जब अपनी पत्नी कनगी को पुहार में छोड़ करके वहां मदुरा जाने लगते हैं, तो इनके पास जो पायल रहती है वो तो रहती ही है, लेकिन उसी टाइम पे एक दुर्घटना होती है कि जो मदुरई की महारानी थी, उनकी जो पायल रहती है वो खो जाती है। जब वो पायल खो गई तो जौहरी ने केवल उस टाइप की पायल केवल 2 ही बनाई थी, लेकिन उन्हें थोड़ी ना बताया था कि मैंने 2 पीस बनाई है, किसी और को भी बेची है। तो जब महारानी थी तो भाई उनके पायल की खोज होने लगी। जब उनके पायल की खोज होते होते ये दिख गए इनके पास वो पायल। जब ये इनके पास वो पायल दिख गई तो इनको ले जाया गया मदुरई के दरबार में। जब वहां ले जाए गए तो फिर इनको चोरी के आरोप में सजा सुनाई गई, और सजा में भी कोई ऐसी तैसी सजा नहीं सुनाई गई, डायरेक्ट मृत्युदंड दिया गया। तो जब ये निपट गए मृत्युदंड मिल गया तो ये निपट गए। बाद में फिर जो है वो बेचारी कनगी को जब जैसे तैसे पता चलता है तो वो आती है मदुरई में, खोजते खोजते सब इनको पता चलता है कि ये तो निपट ही गए हैं। तो वो बताती हैं कि ये पायल तो मेरी थी। तो अब आप कितना भी अफसोस कर लो, किसी को अगर आपने निपटा दिया है तो उसको जीवित तो कर नहीं सकते। तो जो कनगी रहती हैं वो श्राप दे देती हैं मदुरई को, और उन्होंने एकदम क्रोध में, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि उन्होंने एकदम अपनी क्रोध में जो आंखें हैं वो लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखा मदुरई शहर को, और मदुरई शहर जो है वो जल करके राख हो गया। तो ये कहानी है भैया कनगी और कोवलन की। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। इससे फिर उसके ये देखिए मदुरा जो शहर है वो विनाश कर डाला। इसी एग्जैक्टली यही कहानी थी, मैंने आपको कहानी ही सुना दी। तो इस कहानी में यानी जो शिल्पादिकारम है जो कि इलांगो वादिगल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कनगी और उनके पति कोवलन की कहानी है वो इसमें बताई गई है। फिर आप देखिए कि जो कोवलन है इनका जिस नर्तकी के साथ प्रेम संबंध था उससे भी एक पुत्री होती है, ठीक है, जिसका नाम रहता है, मेरे ख्याल से माधवी रहती है ना, नहीं माधवी की बेटी, यानी कि जिनके साथ इस कोवलन का प्रेम था ना उसका नाम था माधवी। फिर आगे चल के उनकी एक बेटी होती है, तो उससे संबंधित जो कहानी लिखी गई है उस कहानी का नाम है मणिमेखलई, ठीक है। तो वो जो कहानी है उसका नाम है मणिमेखलई। और वो मणिमेखलई कब लिखी गई है, तो आज से करीब 1400 साल पहले। और किसके द्वारा लिखी गई है, तो शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई है, ये याद रखिएगा। और ठीक है, ये सब हो गया, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। और वो कहानी कई मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहानी बताई हुई है, मैंने तो यहीं पे पढ़ी थी। और इसके पहले भी एक मणिकांत सर है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, वैसे आप लोग क्यों सुनेंगे, लेकिन जो लोग भी यूपीएससी वगैरह को लेकर के या पीसीएस वगैरह को लेकर के टारगेट किए हुए हैं वो लोग जरूर सुने होंगे। तो मणिकांत सर जो है जो वीडियोस बनाते हैं वो कई बार ये वाली कहानी सुनाए हैं, मदुरा शहर कनगी और कोवलन की। मुझे उन्हीं के द्वारा बताई गई कहानी ज्यादा अच्छे से याद थी, वही मैंने भी आपको सुना दी। चलिए फिलहाल के लिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो महरौली का लौह स्तंभ है वो किस शहर में स्थित है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, बिहार, मथुरा, दिल्ली और चंडीगढ़। अभी हमने ऊपर देखा तो इसमें टाइम लॉस नहीं करते हुए दिल्ली मार करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेघदूत की रचना किनके द्वारा की गई है। ऑप्शन क्या है, बाणभट्ट, कालिदास, सूरदास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर बता के आ रहे हैं कि मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। कह रहे हैं कि एक मतलब स्टेटमेंट टाइप का है। स्टेटमेंट क्या है, ये एक मतलब कि रचना है, उस रचना से लिया गया है कुछ अंश है, ठीक है। तो देख लेते हैं,
यहाँ क्या क्या लिखा है? लिखा है तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। ये जो अंश है ना, ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? मणिमेखलाई, मेघदूतम, ऋतुसंहारम या फिर सल्पादिकारम। तो भैया ये मेघदूतम से ये मतलब की रचना ली, ये जो अंश आप देख रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है? मेघदूतम से लिया गया है। तो ये जो है दो मतलब बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है, जिसमें जो प्रेमी रहते हैं वो जो मतलब बादल है ना उसको अपना संदेशवाहक के रूप में ऐसा सोच लेते हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये मेरे संदेशवाहक है और मैं अपना संदेश जो है अपनी प्रेमिका के पास इनके थ्रू पहुंचा रहा हूं। तो वहीं से ये अंश लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और यहाँ कह रहे हैं कि आर्यभट्ट कौन थे? अभी हमने ऊपर आर्यभट्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया हुआ था, अभी यहाँ और उनके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? गणितज्ञ, प्राणी विज्ञानी, पुरातत्वविद या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो आर्यभट्ट है वो एक गणितज्ञ थे। यहाँ देखिए अब तो आर्यभट्ट के बारे में अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओहो, चलिए तो जो आर्यभट्ट जी थे वो भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ये हमें ऊपर भी हमने देखा था। आगे देखिए जो आर्यभट्ट हैं वो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें की थी। ठीक है, इनके योगदान ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गणित और खगोल विज्ञान के बारे में मतलब उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ देख लेते हैं इनके क्या क्या प्रमुख योगदान रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है आर्यभट्टीय। ठीक है, और यहाँ देखिए इस ग्रंथ में क्या आपको मिलेगा? तो गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। शून्य की अवधारणा, तो आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य की अवधारणा दी गई। यहाँ देखिए शून्य जो है वो गणित का एक आधारभूत सिद्धांत भी माना जाता है। दशमलव प्रणाली भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो इन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया जो आज भी दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। और दशमलव की सवालें देख करके हमारे जैसे लोगों की तो हालत खराब हो जाती है। फिर देखिए कह रहे हैं पाई का मान, जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना, पाई का मान 22/7 या 3.1416, ये ना उन्हीं के द्वारा दिया गया है। नहीं किनके द्वारा? तो आर्यभट्ट जी के द्वारा दिया गया है, जो कि काफी सटीक मान है। आगे देखिए पृथ्वी की जो गोलाकारता है इसके बारे में बताया था इन्होंने कि आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी जो है वो गोलाकार, या ये भी बताया था ना अभी हमने देखा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया है। इन्होंने ग्रहों की गति जो है इसके बारे में बताया है कि जो मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ग्रहों की गति को लेकर के वो भी इनके द्वारा दिया गया है। अब इनके जीवन काल के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ? तो वह मतलब कि 476 ईस्वी में हुआ था, कुसुमपुर जो कि वर्तमान में पटना में है। अब जो लोग मतलब कि बीपीएससी 4.0 के बारे में सोच रहे हैं उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि आर्यभट्ट का जो जन्म है वो 476 ईस्वी में कुसुमपुर जो कि वर्तमान में पटना में है यहाँ पे हुआ था। आगे देखिए इन्होंने जो शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है? तो नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो ये भी बीपीएससी वालों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए इनके द्वारा कुछ जो महान कार्य किए गए हैं, जैसे आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और आगे चल करके इनकी मृत्यु 550 ईस्वी के आसपास हो गई। और इनका महत्व हमने देख ही लिया कि मतलब कि गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इन्होंने मतलब कि गणित और खगोल विज्ञान में काफी मतलब की भूमिका निभाई है। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ मिली जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भीतरगांव वर्तमान में कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए कि जो भीतरगांव है वो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भीतरगांव में जो मंदिर है वो आपको हमने चित्र लगा दिया है एनसीईआरटी से ही। तो ये भीतरगांव में जो मंदिर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में है और ये आज से लगभग 1500 साल पहले यानी कि वही 5वीं सदी में बनवाया गया था या बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और किससे बनाया गया है? तो पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये ईंट और पत्थरों से बनाया गया है भीतरगांव। और ये भी याद रखिएगा कि भीतरगांव में जो है ना ये कानपुर में है, एग्जैक्टली कानपुर में जो है ये मंदिर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहे हैं अभी हमने मेघदूत के बारे में बताया ना, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ कि मेघदूत का विषय संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला कह रहे हैं कि एक राजा और उसके युद्ध की कहानी, गलत बात है। फिर दूसरा कह रहे हैं एक भारतीय योद्धा की कहानी, बिल्कुल गलत है। बिछड़े हुए प्रेमियों की कहानी है भैया, इसमें ऑप्शन सी सही है और डी वाला भी एकदम गलत है, तो जो ऑप्शन सी है वो एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आज से लगभग 1400 वर्ष पुराना जो दुर्गा मंदिर है वो कहाँ पाया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, सारनाथ में, मथुरा में, महाबलीपुरम में या फिर ऐहोल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी ऐहोल, कर्नाटक का जो ऐहोल है वहां पे मिलेगा। यहाँ देखिए ये मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका चित्र देख लीजिए। और ये जो ऐहोल है भैया ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है और इसे भारत के मंदिरों का जन्म स्थान कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऐहोल जो कर्नाटक में है उसे भारत के मंदिरों का जन्म स्थान कहा जाता है। और यहाँ जो है 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान जो चालुक्य शासक रहे हैं उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया था। और ये जो मंदिर हैं ये हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और बौद्ध धर्म के मिश्रण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक को समर्पित है, ये हिंदू, बौद्ध तथा जो है जैन तीनों के ही सम्मिश्रण को दर्शाती हैं। आगे देखिए भारतीय वास्तुकला के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ऐहोल मंदिर की कुछ विशेषताएं भी जान लेते हैं, जैसे विभिन्न धर्मों का सम्मिश्रण, जैसे हमने बता ही दिया, हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर एक साथ मिलकर के यहाँ पे खड़े हैं और उस समय धार्मिक सहिष्णुता को भी ये दर्शा रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो वास्तुकला है इसका विकास कैसे हुआ, तो ऐहोल के मंदिरों ने द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण को जन्म दिया, यानी कि द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को जन्म दिया है ऐहोल जो मंदिर है उसने। आगे देखिए इसने बाद में फिर भारतीय मंदिरों के निर्माण को भी प्रभावित किया। यहाँ पे जो नक्काशी और मूर्तियां हैं उसके बारे में बताया गया कि मंदिरों की जो दीवार है और छत है इन पे अत्यंत सुंदर नक्काशी और मूर्तियां हैं जो कि देवी देवताओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती हैं। तो अभी ऊपर हम देख रहे थे ना कि वहाँ का जो सामाजिक मतलब कि कल्चर था वो कैसा था, तो ये ऐसे देखिए, ऐसे ही पता चलता है मूर्तियों वगैरह से या फिर जो मतलब की चित्रकारी की गई है या जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, क्यों मतलब कि इससे पता चलता है। तो यहाँ देखिए बता रहे ना कि देवी देवताओं दैनिक जीवन के जो दृश्य हैं वो दर्शाए जाते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो ऐहोल के जो मंदिर हैं ये हमें चालुक्य काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मतलब जानकारी का सोर्स है। ये मंदिर उस समय की कला, संस्कृति और समाज के बारे में हमें जानकारी भी देते हैं, ठीक है। तो ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है वो तो सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये मंदिर मूल रूप से पहले जो है ये मंदिर सूर्य को समर्पित था, यानी कि सूर्य मंदिर था, लेकिन बाद में फिर इसे दुर्गा देवी को समर्पित कर दिया गया। और ये जो मंदिर है इसके बारे में और एक बात जान लीजिए कि जो मंदिर है वो चतुर्भुज आकार का है और गज प्रस्था शैली में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो ऐहोल कर्नाटक का मंदिर है दुर्गा देवी को समर्पित, वो कौन सी शैली में बनाया गया, तो गज प्रस्था शैली में बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहे हैं कि एक महाकाव्य भगवत गीता किससे संबंधित है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यहाँ कह रहे हैं कि गर्भगृह किसका भाग है, तो ये मस्जिद कह रहे हैं, हद हो गई है, मंदिर का भाग है भैया, मस्जिद का बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन जो डी वाला है वो ठीक हो जाएगा कि गर्भगृह जो है वो मंदिर का हिस्सा है। अभी हमने बताया भी आपको कि जो मतलब कि देवी देवता जहाँ पे स्थापित किए जाते हैं उसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि भक्तों ने स्तूपों के चारों ओर भ्रमण किया, कैसे, तो चौकोर भ्रमण किया, त्रिकोण भ्रमण किया या गोलाकार, तो यही आपसे पूछ रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है, सीधी दिशा में, वृत्ताकार, दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वृत्ताकार पथ में भ्रमण किया गया। ये देखिए ये जो है सांची का स्तूप, महान स्तूप, ये मैंने आपको चित्र में दिखा दिया गया है, मतलब मैंने बता दिया है। सांची का ये महान स्तूप है, इसको आप देख लीजिए और चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ, तो ये जो हड्डी या राख है ये सारी चीजें ना अभी हमने देखा था जो चैत्य होते हैं, चैत्य जो चैत्य बनाए जाते हैं या स्तूप जो बनाए जाते हैं वो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध या उनके जो शिष्य वगैरह हुआ करते थे उनके अवशेषों पर बनाए जाते थे। तो वही यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध या उनके जो अन्य शिष्य रहे हैं उनकी हड्डी या उनके राख के अवशेष पर ये जो बनाए जाते थे ये यहाँ पे मतलब कि उसे हम लोग टीला या स्तूप कहा करते थे। यहाँ देखिए ये जो मतलब
प्रक्रिया है कि हम लोग किसी न किसी जो है अवशेष पर ही इसको बनाएंगे। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते थे, तो इसे हम लोग कहते थे धातु मंजूषा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, धातु मंजूषा क्या है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा कि स्तूप का जो निर्माण किया जाता था बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष पर, उसे हम लोग कहते थे धातु मंजूषा। यहाँ देखिए आरंभिक जो स्तूप है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखी गई मिट्टी का टीला हुआ करता था, लेकिन बाद में इन टीलों को फिर ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से भी ढक दिया गया। यानी कि धीरे धीरे जो है ना प्रोसेस बढ़ता ही गया है। यहाँ देखिए प्रायः जो स्तूप है उनके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, तो प्रदक्षिणा पथ। वो जो वृत्ताकार पथ है जिसमें चारों मतलब आप लोग जाकर के परिक्रमा करेंगे, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पे आपको स्तूप में ये रास्ता जो रेलिंग से घेरा हुआ दिख रहा है ना, तो वही आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रदक्षिणा पथ है उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, वेदिका कहते थे। तो ये आप स्तूप में देखिए ये जो रेलिंग से घेरा हुआ स्थान है, इसके साइड में जो जगह रहती थी वही उसका प्रदक्षिणा पथ था, और इसको हम लोग कहते क्या थे, तो ये जो घेरा बना हुआ है रेलिंग का, इसको कहते थे वेदिका। ठीक है, तो स्तूप में इसको वेदिका कहा जाता था। यहाँ देखिए वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। तो ये जो वेदिका है देखिए यहाँ पे प्रवेश द्वार, अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो प्रवेश द्वार होगा तभी तो अंदर जाएंगे लोग। तो वेदिका में जो है वो प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण जो है वो प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए थे। ऐसे ही एक मतलब कि स्तूप अमरावती में भी आपको मिल जाएगा, जो कि काफी भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग आज से 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं के चित्र उकेरे गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, अमरावती का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप हमने देख ही लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही होगी, लेकिन अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एकदम पूरा का पूरा निचोड़ मिल जाएगा आज के चैप्टर का। कह रहे हैं कि पुराणों में देवी देवताओं के बारे में जो कहानियां हैं उसमें कौन सी देवी देवताओं की कहानियां हैं, तो डायरेक्ट इसका उत्तर देख के चलते हैं, विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं महरौली स्थित जो स्तंभ लेख है उसको क्या कहा जाता है, तो वो लौह स्तंभ है, और उसमें आपने देखा कि उसमें मूर्छा वगैरह नहीं लगता, मूर्छा अर्थात जंग नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था जहां मुख्य देवता की छवि रखी जाती थी, तो गर्भगृह था। जो क्वेश्चन हो गए हैं उसको फटाफट करते चलेंगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि भव्य लंबी रचनाएं जो वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में बताए हैं, उनमें देवताओं के बारे में भी कहानियां शामिल है, उसको क्या कहते हैं, तो भैया ये महाकाव्य है। जैसे रामायण, महाभारत, ये दोनों हमारे यहाँ के महाकाव्य हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्या, तो वो भव्य हैं, लंबी लंबी रचनाएं हैं, वीर पुरुष और महिलाओं के बारे में उसके में आपको जानकारी है, और देवताओं के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो ये रामायण महाकाव्य और महाभारत। तो ये बात अभी आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। अभी ऊपर हमने सांची के स्तूप के बारे में देखा ना, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे है भैया, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप मिल जाएगा। ये देखिए फिर से हमने लगा दिया है सांची के स्तूप का चित्र, ये आप देख लीजिए। यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है कि जो सांची का महान स्तूप है भैया ये मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का जो निर्माण है वो कई सौ सालों तक चलता रहा, और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो है वो बाद के शासकों के काल में बनाए गए। ठीक है, तो इसमें जो ईंट वगैरह लगाई गई है ये अशोक के टाइम पीरियड की ही है। किसमें, तो सांची के स्तूप में, जो कि MP में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया, पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि मणि मेखलाई किसकी रचना है, तो अभी हमने देखा ना कि शीतल सतनार की रचना है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एकाश्मक मंदिर के लिए, तो ये देखिए ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में सबसे परिचित तारा कौन सा, भैया सूर्य से ज्यादा परिचित तो कोई है नहीं, तो सूर्य ही जो है सबसे परिचित तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं उस हॉल का नाम बताइए जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे। चलिए कुछ आप भी बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही सकते हैं, अभी ऊपर हमने देखा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। हो नीचे उत्तर देखिए मत, बिल्कुल मत देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्यभट्टियम किसने लिखा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो ज्यादा सोचना क्या है, आर्यभट्ट ने लिखा है, ऑप्शन सी वाला।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अवशेष ताबूत क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जब बक्से में जो बुद्ध के अवशेष रख करके उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे ना, उसे कहते थे अवशेष ताबूत। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कि महाभारत के अनुसार कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस भाग पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। तो अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया के हैं तो जरूर, मतलब जाहिर सी बात है कि आप लोग जरूर जानते होंगे कि जो महाभारत हुआ था वो क्यों हुआ था। तो भैया हस्तिनापुर के लिए हुआ था। आप देखेंगे जो मतलब भीष्म पितामह हैं वो जब जब भी आपको बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे तो हस्तिनापुर के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, तो ये हस्तिनापुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहे हैं अखंड मंदिर क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला कह रहे हैं कि इसमें से प्रत्येक को पत्थर के एक विशाल एकल टुकड़े से तराशा गया है। दूसरा क्या कह रहे हैं, इसमें से प्रत्येक पत्थर के विशाल 2 टुकड़ों को तराश कर बनाया गया। अभी ऊपर मैंने बताया है तो अभी तक तो आप लोगों को इसका आंसर भी समझ आ गया होगा। तीसरा कह रहे हैं इनमें से प्रत्येक पत्थर को 3 विशाल टुकड़ों से। और भैया बकवास मत करो, चलो पहला इसका जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, कि जो अखंड मंदिर है इन्हें ही हम लोग एकाश्मक मंदिर कहते हैं, जिनमें की प्रत्येक को एक ही पत्थर, एक विशाल पत्थर है उसके एकल टुकड़े को तराश करके बनाया गया है, और इसका पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैलुन, आर्यभट्ट, फैक्सहान या फिर कोई नहीं। ये दरअसल कोर्ट नहीं भैया, कोई नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कैलुन। वैसे भी इतना वीआईपी नाम है, चाइना में इसकी खोज हुई है तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, कैलुन, हुनपुन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जातक कथाएं हमें किनके बारे में जानकारी देती हैं। तो गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे लगा बहुत लेट हो रहा है, इस वजह से मैंने फटाफट करवा दिया। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए, हाँ अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जान लीजिए ना, कुछ छूटे ना। ताकि कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से पहले हम पुरानी कहानियों का जो संकलन और संरक्षण है उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है उससे जुड़ी हुई कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी वो इस काल में लिखी गई हैं, जिसमें आप देखिए कि पुराण भी शामिल हैं। तो पुराण जो है वो इसमें शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन या पुराना होता है, हमने क्वेश्चन में देखा ही है। पुराणों में आप देखिए भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां आपको मिल जाएंगी, और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा करने की क्या विधियां हैं वो भी बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां मिलती हैं, यानी कि संसार जो है उसकी रचना कैसे हुई, इन सब की जो जानकारी है वो भी हमें पुराणों से मिल जाती है, और राजा रानी की तो मिल ही जाती है। यहाँ बता रहे हैं कि अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो मतलब संस्कृत में ही लिखे गए हैं, लेकिन थोड़ा इजी संस्कृत है। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में एक जो है सेंटेंस है, तो इस टाइप का नहीं है। आप देखेंगे कि संस्कृत में एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखा रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको पढ़ना। मैं तो पढ़ी ही नहीं हूँ, बस पूजा करते समय पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिससे सब उन्हें सुन सकें और समझ सकें। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो वो ये है कि स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, तो ये जो ढकोसलेबाज उस टाइम पे रहा करते थे ना, पंडित, जिनको जूता भिगा भिगा के उस टाइम पे मारना चाहिए था, जिन्होंने इस तरह के नियम बनाए हुए थे कि स्त्रियां और शूद्र जो है वो पढ़ने, मतलब कि वेदों को नहीं पढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे, उनके बाप की बपौती थी ना, इस वजह से नहीं पढ़ सकते थे। आगे देखिए, तो उन्हें भी भैया उन लोगों ने पुराणों को पढ़ने की जो है दी हुई थी छूट, मतलब हद हो गई है। तो जो लोग ब्राह्मण हो उन लोगों को हम गाली नहीं दे रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरह की गंदगी फैलाई हुई थी सोसाइटी में उस समय, हम उन्हें गरिया रहे हैं। हक बनता है भाई, एक महिला है तो इस तरह के दर्द को समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं पुराणों का पाठ पुजारी जो है वो मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आया करते थे। आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण ये लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, और ये सब नहीं सुनना है हमें। तो वो दरअसल उसमें बता रहे हैं ना कि महाभारत में जो कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, तो इसके बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसको क्या बताना। चलिए यहाँ विज्ञान से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन्हें देख लेते हैं।
तो ये सब 5वीं 6वीं शताब्दी की बारे में बातें हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। कह रहे हैं कि इसी समय यानी वही जो 5वीं 6वीं शताब्दी है, उसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के द्वारा संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी गई और इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो दिन और रात होता है भैया, वो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। तो ये सब हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे ही। आगे कह रहे हैं कि जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, तो आज भी हम लोगों को यही तो लगता है कि रोज सूर्य निकल रहा है, सूर्य डूब रहा है। जैसे हम लोग उठते हैं सूर्योदय के पहले भैया जल चढ़ाना है। क्यों जल चढ़ाना है? क्योंकि ऐसा है कि सूर्य उग रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, ना तो सूर्य उगता है ना तो सूर्य अस्त होता है, लेकिन मान्यता है तो है, हम लोग भी माने जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा थोड़ी ना है इन सब में। आगे देखिए, कह रहे हैं उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढी जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ये सब हमने ऊपर बताया, फिर भी बता दे रहे हैं। इनके अलावा आप देखिए, यानी कि ये जो क्या नाम है आर्यभट्ट, इनके अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जी, इन लोगों ने भी जो है कुछ अन्य खोजें की हैं और ये लोग भी गणितज्ञ और खगोलवेत्ता रहे हैं। आगे चल के इनके द्वारा जो रचनाएं वगैरह की गई हैं ना, सब देखने को मिलेगा। अभी नहीं है, 6th वाले में नहीं है, मेरे ख्याल से ये इंटर में है, 12th वाली बुक में दिया हुआ है। चलिए यहाँ कुछ अन्य पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शून्य के बारे में। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया ना कि जो शून्य है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। यहाँ देखते हैं कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति सबसे पहले किनके द्वारा अपनाई गई, तो अरबों के द्वारा अपनाई गई और फिर यूरोप में फैल गई। आज तो भैया पूरी दुनिया में ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, लगता है मैंने नेट आज ऑफ नहीं किया है, इसी वजह से नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ देखिए कि रोम के जो निवासी हैं वो शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती किया करते थे। कितना मुश्किल होता रहा होगा, है ना। अगला देखिए, आयुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आयुर्वेद है इसके बारे में देखिए कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका नाम था चरक और प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे। ये ना एक बार क्रोनोलॉजी पूछा गया था कहीं पे, मतलब इन सारे रोगों, जैसे चरक हो गए, और आप देखेंगे कि 4th शताब्दी ईस्वी में सुश्रुत आते हैं, पहली और दूसरी शताब्दी में। आप देखिए कि चरक आए, फिर 4th शताब्दी में सुश्रुत आए, 5वीं शताब्दी में हमने देखा कि वराहमिहिर आए, वराहमिहिर नहीं, किनको देखा, आर्यभट्ट को देखा। तो इन सबको लगा के दे दिया, बताओ भैया क्रोनोलॉजी में। तो उनका अगर क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए तो सबसे पहले चरक आ जाएंगे, सबसे प्राचीन यही है, फिर आएंगे भैया सुश्रुत और उसके बाद फिर आ जाएंगे हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, तो उसी टाइम पे वराहमिहिर वगैरह भी थे, तो उन लोगों को भी कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कहीं बना हुआ है। वैसे ये इस तरह के जो एकदम घुस के क्वेश्चन पूछने का तरीका ना पीसीएस बहुत करता है, वो गड़े मुर्दे ना बहुत उखाड़ता रहता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो वहाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा गया होगा, हमें याद नहीं आ रहा है कहाँ पूछा है। यहाँ देखिए, फिर हम लोग देखेंगे कि चरक जो है वो प्रथम और दूसरी शताब्दी ईस्वी में थे और ये आयुर्वेद के जो है चिकित्सक थे। दूसरा देखिए सुश्रुत, ये 4th शताब्दी ईस्वी के थे और ये भी चिकित्सक थे और इनके द्वारा जो है वो चरक संहिता लिखी गई है जो कि औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। यहाँ देखिए अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो शल्य चिकित्सा मतलब चीड़ फाड़ ऑपरेशन, वो जो हार्ट ट्रांसप्लांट, ये वाला ट्रांसप्लांट, वो वाला ट्रांसप्लांट, तो जैसे भगवान शिव ने किया है सूंड वाला ट्रांसप्लांट, तो वही है भैया कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी जिसको कहते हैं एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट। तो हमारा जो अन्य पॉइंट है, यहाँ देखिए कागज के बारे में बता रहे हैं कि आज तो कागज भैया रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, बिना कागज के कुछ होता ही नहीं है। तो हमेशा से जिंदगी ऐसे ही रही थी, आज जितनी है। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं और उसी तरह लिखने के लिए भी हम जिस कागज का उपयोग करते हैं अब वो आपको मिल ही जाता है फ्री में। आगे देखिए, कागज का आविष्कार करीब आज से 1900 साल पहले हुआ था। कब हुआ था भैया? आज से 1900 साल पहले हुआ है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि किसके द्वारा हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, काई लून नामक व्यक्ति ने किया है। और कहाँ पे? तो चीन में। यहाँ देखिए उन्होंने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों
को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पहले पानी में भिगोया, ठीक, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर उसको सुखाकर फिर कागज बनाया। भैया बहुत लंबा प्रोसेस है, बस बताने में मजा आ रही है, बाकी ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आज भी देखिए कि हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक 2 सदियों तक गुप्त रखी गई। भैया उन्होंने मतलब खोज की है तो कह लिए दूसरों को बता देंगे, दूसरा कोई जान जाएगा। वो वायरस अकेले के बारे में तुरंत पता चल जाता है। जैसे अभी भी आप देखिए कि कोई नया वायरस आया है वुहान में ही, तो उसके बारे में तुरंत खबर हो गई है, भैया देखो हमने एक नई खोज की है, आप लोग इससे बच के रहो। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि करीब 1400 साल पहले यानी कि 1900 साल पहले इन्होंने खोज दिया, लेकिन उसको उन्होंने गुप्त रखा। वो तो जैसे आप कितना भी कुछ भी गुप्त रख लो, लोग जो खोजने वाले होते हैं ना, वो गुप्तचर, वो कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं। तो आज से 1400 साल पहले ये जो इनकी टेक्निक है ये कोरिया तक पहुंच गई। तो इन्होंने इतना छिपा के रखा पर ये छिपा नहीं पाया उसको। आगे देखिए, अब जैसे वायरस वगैरह अगर ये लोग लैब में तैयार करते हैं तो उसको छिपा के ही तो रखते हैं, लेकिन छिपा के रख कहाँ पाते हैं, सबसे पहले प्रकोप इन्हीं के यहाँ देखने को मिल जाता है उसका। तो जब ये कोरिया में फैल गई तो उसके बाद देखिए उसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। अब जब एक बार बात फैल गई तो फैल गई, फिर अब बात फैल मतलब निकली है तो दूर तक तो जाएगी। आगे देखिए कह रहे हैं कि करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची, और फिर भैया जब बगदाद में पहुंच गई तो वहां से यूरोप भी पहुंच गया, और यूरोप के बाद फिर अफ्रीका में, फिर उसके बाद एशिया में भी आ गई। अब एशिया में भी आ गई तो हमारे यहाँ भी आ गई, यानी भारत देश में भी आ गई। ठीक है, तो यही आप देख लीजिए कि भारत देश में जो ये कागज बनाने की कला है या जानकारी है, ये कैसे आई, तो बगदाद से आई है। ठीक है, तो खोज तो हुई चाइना में, लेकिन चाइना बेचारा उसका मतलब आनंद ले नहीं पाया बहुत ज्यादा दिनों तक। धीरे धीरे ये होते होते बगदाद से फिर हमारे यहाँ भारत देश में भी आ गई, और आज हमारे यहाँ भी कागज चलता ही है। अब यहाँ देखिए जो हमारी एनसीईआरटी है वो आपको मतलब देती है कुछ क्वेश्चन करने के लिए, तो इसको हम मैच वाला हम करवा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाएंगे। तो देखिए क्या है, तो स्तूप क्या है, अभी हमने देखा स्तूप जो है भैया वो टीला होता है। शिखर क्या है, तो ये तो मंदिर में बनाए जाते हैं शिखर। गर्भगृह के ऊपर निर्माण, पहले और देख लेते हैं जो एकदम आसानी से हो जाए। गर्भगृह पहले देखिए, जो हाँ ये रहा गर्भगृह जो है ना, वो देवी देवताओं की जो मूर्ति रखने की जगह होती है उसको कहते हैं। फिर और क्या देखें, प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे लोग घूमते हैं, तो ये देखिए स्तूप के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ है उसे हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब बचा हमारे पास शिखर और मंडप। शिखर और मंडप में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। शिखर दरअसल जो मतलब ये निर्माण वाला है, गर्भगृह के ऊपर जो लंबाई में निर्माण किया जाता है ना उसको शिखर कहते हैं, और मंडप क्या होता है, तो जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं मंडप। तो ये हमने इसको मैच कर दिया है, आप लोग इसको फिर से देख लीजिए। स्तूप क्या है, टीला है। ठीक है, शिखर को हमने मिला दिया, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण किया जाता है वो। फिर आप देखिए मंडप, तो जहां लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने की जगह उसे हम कहते हैं मंडप। फिर गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, और प्रदक्षिणा पथ यानी कि वो घूमने का मतलब है कि जो होता है ना परिक्रमा करेंगे। मंदिरों में भी आप लोग जाते होंगे तो परिक्रमा जरूर करते होंगे, आप लोगों का नहीं पता, हम जाते हैं तो परिक्रमा जरूर करते हैं, 5 बार 7 बार 10 बार, इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं कि 100 बार करेंगे। एक बार हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था तो गुरुजी ने बताया था कि एक बार नहीं कई बार हुआ एग्जैक्टली हमारे यहाँ यज्ञ, लेकिन गुरुजी ने बताया कि आप कम से कम 101 बार परिक्रमा करो। भैया पैर में छाले आ गए, 101 बार परिक्रमा किए। क्यों किए पता नहीं, क्या हासिल हुआ पता नहीं, लेकिन किए हैं हम भी। तो ये रहा आज का अपना वीडियो, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब बता दी, कुछ छोड़ा नहीं, एकदम निचोड़ आपके सामने ला के दिए। अब 1-2 पॉइंट और हैं उसको कहे छोड़ दें। चलिए एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको बाद में दिखाते हैं, पहले हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट तिथियां दी हुई हैं वो, क्योंकि जितना भी हमने चैप्टर 1 से शुरू किया था क्लास 6 का हिस्ट्री, और उसमें चैप्टर 1 से टोटल चैप्टर 11 तक था, आज ये चैप्टर 11 है। सारी जो भी तिथियां हैं वो हमने आपको बताई हैं। तो यहाँ देखिए स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है भैया आज से 2300 साल पहले हुई। फिर आप देखिए अमरावती का जो स्तूप है वो कब बनाया गया, आज से 2000 साल पहले। कालिदास कब के हैं, तो आज से 1600 साल पहले के हैं। और इधर देखिए लौह स्तंभ भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सब 5वीं शताब्दी अर्थात आज से 1500 साल पहले के हैं। और दुर्गा मंदिर ऐहोल का जो है कर्नाटक, वो आज से 1400 साल पहले का है। ये सब याद रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए 2-4 बार, क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है आजकल पेपर, बहुत अजीब अजीब सा आने लगा है जब से
क्या ही बताएं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, उसको भी देख लीजिए कि जो जातक कथाएं हैं ना, जातक कथाएं किनसे जुड़ी हैं, तो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जो मतलब पूर्व जन्म या पश्चिम जन्म, जो भी जन्म है, उनके जो ही जन्म से जुड़ी हुई कहानियां हैं वो आपको मिल जाएंगी इसमें एक बंदर राजा की कहानी दी हुई थी। कहानी में कुछ था नहीं तो मैंने इस वजह से उसको आपको बताया नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि जातक कथाओं से ही संबंधित है बंदर राजा की कहानी, जो एनसीईआरटी क्लास 6 में दी हुई है। तो ये जो जातक कथाएं हैं, जो कि बहुत मतलब भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, उसे जो है स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता की गुफाओं में दर्शाई गई हैं। और स्तूपों की रेलिंग क्या है वो मैंने अभी आपको दिखाया ही था स्तूप में ही, और साथ में अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो वहां पे ये सारी चीजें यानी कि जातक कथाएं दर्शाई गई हैं। तो मेरे ख्याल से अब सारा पॉइंट समाप्त हो गया, हाँ अब खत्म हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। सब बताया है मैंने वीडियो में, कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, मजा आएगा कुल मिला करके कि आपने कमेंट किया है, पूरा वीडियो देखा है। चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि अंत में इसी तरह की वीडियोस की जरूरत हम स्टूडेंट्स को होती है, जिसमें सारी चीजें बताई जाए। कम से कम जो भी चैप्टर पढ़ाया जाए, स्पेशली एनसीईआरटी जैसी किताब को अगर बताया जाए तो उसमें जो भी काम का है कुछ छोड़ा ना जाए। तो मैंने वही किया है, जो भी काम का रहा है कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज के बाद हम लोग क्लास 7 का जो इतिहास है उसको स्टार्ट करेंगे कल वाली वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।